हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो देखो, हम लोग लास्ट क्लास अपने चैप्टर गैसेस स्टेट में यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है बेटा? बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है हमारे, ठीक है। तो मर्क्यूरी की जो हाइट होती है, उसकी जो हाइट का कॉलम होता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो बैरोमीटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, मर्क्यूरी का प्रेशर को कैलकुलेट करने काम आता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने काम आता है। लेकिन उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो मर्क्यूरी होता है। क्यों होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मर्क्यूरी की, इसलिए उसको हम प्रीफर करते हैं। क्लियर? एक होता है फॉल्टी बैरोमीटर, एक होता था नॉर्मल बैरोमीटर। नॉर्मल बैरोमीटर का मतलब क्या है, जिसमें वैक्यूम रहता था विथ मर्क्यूरी। लेकिन जो फॉल्टी बैरोमीटर होता है उसमें वैक्यूम की जगह हम किसी भी गैस को इंटर कर देते हैं। क्लियर ना? तो अब क्या होगा, मेरे को गैस का भी प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ जाता था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम वहीं पर शुरू किए थे, अपना ख़त्म किए थे, तो आज वहीं शुरू करेंगे। तो कुछ ऐसा अगर मान लो हमारे पास सीन है ना, तो देखो क्या, अगर मान लेते हैं हमारा जो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वहीं शुरू करते हैं हम लोग बेटा, कि एक फॉल्टी बैरोमीटर अपने को दे दिया है और ये कुछ इस तरह से है ना, ठीक है। तो मैं एक ऐसे ही व्यू बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक बैरोमीटर है और जिसमें ये लिक्विड क्या है, ठीक है, क्लियर ना। ये हमारे Hg है। Hg की जो हाइट है, लेट सपोज मैंने ले लिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ Hg। अब ज़रा मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा गैस है। क्या है? गैस है, ठीक है। इधर तो कुछ नहीं है क्योंकि ओपन एरिया है। ओपन एरिया में हमेशा क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब ज़रा समझिए, ये जो लिक्विड, ये जो मर्क्यूरी है, ये हैंग कर रहा है। तो हैंग कर रहा है, उसके लिए यहाँ नीचे कुछ होना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर क्या दे दिया है, आपको गैस दे दिया है। यही जो नॉर्मल बैरोमीटर होता है उसमें यहाँ क्या होता था, वैक्यूम होता था। क्लियर ना? अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे प्रेशर ऑफ गैस? तो अपने को देखना पड़ेगा गैस का जो प्रेशर है वो किस डायरेक्शन में है। तो देखो, हमारा जो मर्क्यूरी का जो है ना प्रेशर है, प्रेशर ऑफ Hg, वो नीचे की तरफ लग रहा है ना, क्योंकि जो भी मास होता है बेटा वो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। क्लियर? तो अब ये जो गैस का प्रेशर है वो कहाँ जा रहा होगा? हाँ, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस कहाँ लग रहा होगा, ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरा जो बैलेंसिंग फोर्स है वो कैसा है कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस PHg। ये कुछ बैलेंसिंग हमारा प्रेशर हो गया, क्योंकि एक साइड वाले को जोड़ दिया और जो अपोजिट थे उनको हम बाहर कर दिए, सबट्रैक्ट कर दिए। क्लियर ना? ये तो आपने फिजिक्स में वेक्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक। अब देखो अपने को क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ गैस। तो देखो, जब तक कुछ भी अपने को गिवन न हो तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लेकर चलते हैं, हाँ क्या लेकर चलते हैं, 76 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे जो प्रेशर ऑफ Hg है, प्रेशर ऑफ Hg क्या होता है बेसिकली, प्रेशर ऑफ Hg क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी। बोलो, है ना। तो कल बात किया था, तो ये रहा 76 सेंटीमीटर, है ना, प्लस मर्क्यूरी के जो हाइट है वो यहाँ पे कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो बस आपको क्या कर लेना है, इनको जोड़ देना है। तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये जो प्रेशर है वो कितना आया मेरा, 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता था कि ये जो बैरोमीटर है ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो, है ना। ये तो कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड है। दिस इज द केस ऑफ वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर वर्टिकली डाउनवर्ड होता तो उसके लिए मैं चलो दूसरा सवाल ले लेता हूँ यहीं पर बाजू में। तो इस बार क्या है, हमारा जो बैरोमीटर है बेटा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होने वाला है। दिख रहा है आपको? ये रहा वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा, गैस, ठीक है। तो यहाँ ओपन एरिया है, तो यहाँ पर हमेशा ही क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ 80, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर की साइड लग रहा है,
दिस इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी विच इज गिवन 15 सेंटीमीटर टू मी। मुझे ये 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। चलो इसको मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। आप कुछ भी ले लो, मैंने मान लिया है 20, ठीक है, कर लिया। ये 20 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर ऑफ गैस। तो बताओ जल्दी से, गैस का जो प्रेशर है वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? ऑब्वियस, प्रेशर ऑफ गैस कहाँ लग रहा होगा? नीचे। जो मर्क्यूरी का प्रेशर है वो भी कहाँ लग रहा होगा? नीचे। पक्का? इस बार कौन किसको बैलेंस कर रहा है? यस, पी एटीएम इक्वल टू पी गैस प्लस पी एच जी, क्योंकि इस बार मर्क्यूरी का प्रेशर और गैस का प्रेशर दोनों ही एक डायरेक्शन में, इसलिए इनको हम ऐसा कर दिया। तो अपने को गैस का प्रेशर निकालना है, तो व्हाट इज पी गैस? पी गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एटीएम माइनस पी एच जी, है ना। तो जब तक मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया ना हो तब तक हम क्या लेकर चलेंगे? अपना 1 एटीएम, है ना। 1 एटीएम में बताओ कितना सेंटीमीटर एच जी होता है? हाँ, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मुझे इसको भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। अगर ये हाइट एमएम में होती तो अपने को क्या करना पड़ता? 1 एटीएम में देखना पड़ता कितना एमएम ऑफ एच जी होता है। कितना होता है? 76। तो कहने का मतलब क्या है? यूनिट शुड बी सेम। अगर ये एमएम में होता तो इसको भी एमएम में लेकर चलते। अभी ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर ले लो। तो बताओ 1 एटीएम में कितना सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है? 76 माइनस प्रेशर ऑफ एच जी, जो भी हाइट है हमारे मर्क्यूरी कॉलम की, वही हमारा क्या होगा? प्रेशर। तो ये हमारा कितना गिवन है? 20। तो बस इनको आप सॉल्व कर लें, यू विल गेट प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस कितना आ गया बच्चों? यह आ गया 56 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। बोलो। तो यू विल सी कि जब भी वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, ये कैसा सिनेरियो है? ये वर्टिकली अपवर्ड का सिनेरियो है, ठीक है बेटा। ये वर्टिकली कैसा है? अपवर्ड है। और ये कैसा सिनेरियो है? वर्टिकली बट डाउनवर्ड है। वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, क्लियर ना। तो देखो क्या हुआ है, आप जरा ध्यान से देखें। वर्टिकली अपवर्ड में प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट करने के लिए हमने ऐड किया हुआ है ना। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मर्क्यूरी के प्रेशर से हमने क्या किया हुआ है? ऐड किया है। वहीं पर वर्टिकली डाउनवर्ड में कैसा सीन है कि हमने प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रेशर ऑफ एच जी से माइनस किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जब भी अपवर्ड का सीन आएगा, जब भी अपवर्ड आएगा बैरोमीटर, तो आप क्या कर देना? प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट करने के लिए आप जोड़ देना। किसको किसको जोड़ोगे? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी को, दैट इज हाइट। और जब भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो उस कंडीशन में आप प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। किससे? हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम से, है ना। इस चीज़ को रटो मत, है ना। चीज़ों को मैं आपको बताओ यू पहले आता है, डी पहले आता है? नहीं, अभी ये बताओ यू बड़ा है कि डी बड़ा है ना। अपवर्ड का मतलब क्या है? अपवर्ड का मतलब क्या है? अप, है ना, ठीक है। अप का मतलब क्या है? ऊपर। डाउन का मतलब क्या है? लोअर, ठीक है, नीचे। तो ऐसे याद रख लो कि अप अगर रहेगा तो हम जोड़ेंगे, डाउन अगर रहेगा तो हम घटा देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये दो सिनेरियो है, एक तो वर्टिकली अपवर्ड रखा, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। लेकिन इनमें भी कलाकारी करता है एग्जामिनर। क्या करता है बेटा? एक एंगल पर रख देता है, टेढ़ा रख देता है ना, इंक्लिनेशन मोड में रख देता है। ठीक है, अभी तो आप ऐसा देख रहे हो, ये ऐसा देख रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है ऐसा आपको मिल जाए, यानी कि कुछ एंगल आपको दे देगा, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? ठीक है, तो वो भी सिनेरियो हम देख लेते हैं। ठीक है, वही हमारा लास्ट सिनेरियो होगा। ठीक है, कॉपी कर लें, फिर अपन बात करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये वर्टिकली तो नहीं है बेटा, ये अपवर्ड ज़रूर है ना, लेकिन एक एंगल के तरह क्या है, इसको हमने रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा भी हो सकता था, डाउनवर्ड भी हो सकता था। ये जो ओपन एरिया है ये ऐसा हो सकता है, इसको उल्टा कर दो, ये वाला एरिया ऊपर चला जाए, ये वाला एरिया, यानी कि डाउनवर्ड भी हो सकता था। ठीक है, ये दो केसेस हो सकते थे, बट आप एक सीख लीजिए, दूसरा तो अपने आप कर लोगे। ठीक है, इसमें देखो क्या है तो वही जो पहले था, ये है मर्क्यूरी,
ये है गैस, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, यहाँ पर एक एंगल है। कुछ चीज़ें हमेशा से ही सेम होंगी। इस ओपन एरिया में कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बेटा जो गैस का प्रेशर है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि पी गैस जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है इस तरह से। जो मर्क्यूरी का प्रेशर है वो कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ, पी ऑफ एच जी, वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो मतलब अभी भी वही है कि पी गैस इक्वल टू क्या है, पी एटीएम प्लस प्रेशर ऑफ एच जी, है ना। लेकिन अब एंगल लगने की वजह से हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे बेटा। क्या लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स। तो जैसा कि अभी मेरे को प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो प्रेशर तो हमारा ये है, इधर डायरेक्शन में हमारा प्रेशर है, ठीक है, क्लियर ना। लग तो इधर रहा है बट है तो नीचे ना। तो देखो उसके लिए क्या हमको करना है, देखो ज़रा ध्यान से, आप सभी लोगों के हो गए होंगे वेक्टर वाले, वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं हुआ है तो ठीक है देख लें आप। कुछ ऐसा होता है हमारा रिजल्टेंट कि अगर मेरा एंगल कुछ यहाँ है, आपको दिख भी रहा है शायद यहाँ पे, ये हमारा मान लो कोई थीटा एंगल है ना। तो ये जो कंपोनेंट होता है ये होता है जैसे मान लो ये हमारा है mg, तो ये mg cos थीटा होगा, और ये जो परपेंडिकुलर होता है वो mg sin थीटा होता है, क्लियर ना। ठीक है, तो अब यही जो चीज़ है ये स्ट्रेट नहीं है बेटा, ये कैसा है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो उसको समझने की कोशिश करें। तो अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से है, क्या आप समझ पा रहे हो, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा है mg है, बोलो कुछ ऐसा, ठीक है, क्लियर ना। तो ये जो मर्क्यूरी है हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, ये वाला एरिया, ये वाला, तो ये जो एरिया है ऐसा स्ट्रेट वाला वो ये है ना, क्योंकि मर्क्यूरी का जो है फोर्स, मर्क्यूरी का जो mg है वो तो नीचे ही लगेगा ना, तो वो mg ये रहा, है ना। अब जो थीटा है वो यहाँ पर है हमारा, ठीक है, क्लियर ना। तो थीटा हमारा कैसा है, यहाँ पर है, तो थीटा से जो साथ में है उसको क्या बोलोगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी वर्टिकली थोड़ा इंक्लिनेशन आएगा, है ना, तो आपको ध्यान रखना है साइन थीटा आ जाएगा उसमें, क्लियर ना। तो ये जो साइन थीटा है यही आ जाए, कॉस थीटा मत ले लेना, क्योंकि कॉस थीटा लोगे ना तो आपको ये चीज़ मिलेगा बेटा, ये चीज़, कॉस थीटा का मतलब क्या है, आपको ये चीज़ मिलेगा, ये वाला, है ना, ठीक है। तो कॉस थीटा आपको नहीं लेना है, तो बस पी एटीएम प्लस पी एच जी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, एक साइन थीटा का कंपोनेंट आ गया, ठीक है। रेयर है, रेयरेस्ट है, आता नहीं है, बट आ जाएगा तो फिर क्या कर सकते हो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है 76, ठीक है। हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ मर्क्यूरी वो तो दिया ही नहीं है मैंने, चलो मैं अभी दे देता हूँ आपको, ये बेटा कितना है 10 सेंटीमीटर है मान लेते हैं। तो मर्क्यूरी के जो हाइट है वो 10, तो इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, बोलो क्लियर। अब साइन 60 क्या होता है, थोड़ा बहुत तो पता होगा आपको, साइन 60 होता है √3/2। बस इनको सॉल्व कर लें, यू विल गेट प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 √3 को हम लिख सकते हैं 1.73, है ना। तो 5 × 1.73 प्लस 76 कितना आएगा, सॉल्व कर लें, 5 × 1.73 तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 7 के आसपास। तो उसमें 76 + 7 तो 84 के लमसम आएगा हमारा आंसर। तो फाइनली जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 85.5 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, ये फाइनल आंसर है, क्लियर ना। तो देखो अगर आप यहाँ पर साइन थीटा ना लोगे, है ना, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब कभी भी अपवर्ड इंक्लिनेशन का कोई क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एंगल वगैरह दिखाई दे, तो आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, हमेशा हमेशा ये फार्मूला ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज
नहीं होगा। क्लियर ना? ठीक है। हाँ, अगर ये डाउनवर्ड हो जाता तो बस साइन थीटा की जगह क्या आ जाता, कॉस थीटा। क्लियर ना? तो बस इसको भी ऐसे याद रख लो, अपवर्ड रहेगा तो साइन थीटा, डाउनवर्ड रहेगा तो कॉस थीटा। क्लियर ना? अब इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, या तो सीधे रहेगा या तो टेढ़े रहेगा। आगे पीछे तो बता दिया मैंने, आगे पीछे यानी आगे रहेगा या पीछे रहेगा। ठीक है, कर लोगे? चलो, अब दूसरा जो कलाकारी कर सकता है वो क्या कर सकता है एग्जामिनर, कि आपको मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी एक लिक्विड है ना, अब मर्क्यूरी की जगह मान लो आपको कोई पानी दे दे। हालांकि बैरोमीटर में वाटर नहीं होता है, बैरोमीटर में तो मर्क्यूरी होता है, बट क्वेश्चन बनाना है तो भाई कुछ भी डाल दो। मर्क्यूरी की जगह आप इथेनॉल डाल दो, पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो, वॉट एवर ही वॉन्ट, कुछ भी वो डाल सकता है। तब क्या होगा हमारा सवाल, तब तो आप जो जल्दी से बेटा ना प्रेशर ऑफ Hg आप ले लेते थे उसकी हाइट, तो आप लिक्विड की हाइट डायरेक्टली नहीं ले सकते, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उस प्रेशर को, उस हाइट को आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। तो चले तैयार हो? सवाल मेरा समझ में आ गया? अब अगला जो बैरोमीटर का सवाल होगा उसमें क्या होगा, मर्क्यूरी को हम रिप्लेस कर देंगे किसी भी लिक्विड से और फिर देखेंगे कि प्रेशर ऑफ गैस क्या आता है। उस टाइम पर आप लिक्विड की हाइट को मर्क्यूरी की तरह आप नहीं ले सकते, यानी कि आप जैसे ये 10 सेंटीमीटर का आप डायरेक्टली ऐड कर दिए हो ना, तो आपने माना है, आपने उसको देखा है कि जो मर्क्यूरी की हाइट होती है वही मर्क्यूरी की क्या होती है, प्रेशर होती है। बट ऐसा हर लिक्विड के साथ तो नहीं होता बेटा कि हर लिक्विड का जो हाइट होगी वही उसकी प्रेशर होगी। क्लियर ना? उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो अब वो चीज़ें चेंज हो जाती है, तो वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल बन जाता है। बट फिर भी मेरा काम है आपको हर क्वेश्चन से रूबरू कराना, तो मैं आपको ये भी चीज़ें बता देता हूँ। कभी भी आपको ऐसा नज़र आए कि जहाँ पर मर्क्यूरी को हमने दूसरे लिक्विड से रिप्लेस कर दिया है, तो उस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दिस, देन वी मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलो। चलिए बच्चों, तो अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। तो उसमें ज़रा क्वेश्चन को आप देखें, एक मिनट क्वेश्चन को बेटा आप देखें, तो आपको एक कंटेनर दिख रहा होगा, है ना। उस कंटेनर में क्या है, अब मर्क्यूरी नहीं है, उस कंटेनर में मर्क्यूरी की जगह पर क्या है, लिक्विड है ना। देखो दिख रहा है ना लिक्विड, जिसकी आपको क्या दी हुई है, हाइट कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, है ना। एक मर्क्यूरी की तरह ही है बट मर्क्यूरी नहीं है ना। उसकी डेंसिटी आपको दे दी है 6.8 ग्राम पर ml, है ना। निकालना वही है प्रेशर ऑफ द गैस, ये जो गैस है ना उसका प्रेशर निकालना है, करना वही है। बताओ ये क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो वर्टिकली अपवर्ड में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। फॉर्मूला पक्का? तो हमारा जो फॉर्मूला है वो अभी भी वही है बेटा, कि हमें पता है कि वर्टिकली अपवर्ड का सिनेरियो है, तो फॉर वर्टिकली अपवर्ड, तो मैं अब इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ, फॉर वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या था, हाँ, वर्टिकली अपवर्ड में हम गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ऐड कर देते थे, यानी कि प्रेशर ऑफ एटीएम एट दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ, हाँ, अब Hg नहीं है, यहाँ क्या आ गया बेटा, लिक्विड। लेकिन अब ज़रा ध्यान रखिए इस बात को कि जब Hg नहीं है तो ये तो अभी भी 76 ही रहने वाला है, ठीक है, 76 ही रहेगा, लेकिन आप इसमें 30 सेंटीमीटर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या रहता था, मर्क्यूरी रहता था। अब लिक्विड आ चुका है तो अब आप लिक्विड को ऐड नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला तो ये सही है ना, लेकिन डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यू कैन नॉट ऐड डायरेक्टली लाइक प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि बेटा क्या होता था, मर्क्यूरी के प्रेशर को आप मान लेते थे उसकी हाइट, मान क्या लेते थे, आपने कैलकुलेट करके देखा था, मैंने ही आपको बताया था। बट यहाँ पर आप किसी भी लिक्विड की हाइट को एग्जैक्टली प्रेशर नहीं दे सकते, क्योंकि उस लिक्विड का कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया होगा, मास होगा, तमाम चीज़ें, तो उस पर अपन नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इस प्रेशर ऑफ लिक्विड को, क्योंकि ये तो 76 सेंटीमीटर ही है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर ऐड करेंगे, तब जाकर हमें फाइनली गैस का प्रेशर पता चलेगा। तो चलो करते हैं। तो इस लिक्विड का प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाउ डू वी कैलकुलेट प्रेशर ऑफ लिक्विड, है ना। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक बहुत बरसों का फार्मूला है कि लिक्विड का प्रेशर कैसे निकालता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हमने भी आपको बताया, रो जी एच, है ना, यानी कि रो जी एच मतलब डेंसिटी ग्रेविटी इनटू हाइट।
सभी लोग जानते हैं इस फार्मूले को, रो जी एच, नाम तो सुना ही होगा। रो का मतलब डेंसिटी था, यहाँ पर हमने डी ले लिया उसको, ठीक है। अब देखो डेंसिटी डेंसिटी कितना गिवन है अपने को, 6.8 है ना। जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 होता है, मान लेते हैं 10, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। हाइट कितना है, 30। बस इसको आप सॉल्व कर लें, आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड मिल जाएगा। और उस प्रेशर को कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो बस चलो करो जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो। क्या सभी लोग यही कर रहे हो? प्रेशर ऑफ लिक्विड को निकालना है तो बेटा फॉर्मूला तो यही लगाना पड़ेगा आपको, DGH यही लगाना पड़ेगा, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है, लगाना तो यही पड़ेगा। लेकिन क्या यही होगा, D की वैल्यू ये है, G की वैल्यू ये है, H की वैल्यू ये है? नहीं बेटा, जिन्होंने इनको लगाया होगा उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दैट इज़ द ब्लंडर, मोस्ट ब्लंडर मिस्टेक। तबाही मच गई बेटा, तबाही। कैसे, देखो आप समझिए इस बात को। ये डेंसिटी जो है आपको किस में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया है। बात समझ में आ रही है, दिख रहा है सभी को? ये जो 10 की वैल्यू होती है, यानी कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ये किस में होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये एक MKS यूनिट है ना। बताओ ये जो 30 है ये किस में दिया हुआ है आपको, ये सेंटीमीटर में है ना, ठीक है, क्लियर ना। तो अब ये ग्राम पर ml है, ठीक है, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है सेंटीमीटर। तो बेटा हर जगह क्या हो चुकी है, हर जगह हमने तबाही मचा दी है, हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है ना, इन सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, MKS यूनिट में। MKS करो या तो फिर CGS ही करो, है ना, इट्स अप टू यू। तो मुझे MKS करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर मैं इसको CGS में लेकर चलूंगा तो मेरा फाइनली आंसर क्या आएगा, न्यूटन, वो डाइन आएगा, डाइन पर सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो मैं MKS में अगर करूंगा तो यहाँ से जो प्रेशर की यूनिट आएगी वो पास्कल में आएगी, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी। ATM में नहीं आएगी भाई, ATM में नहीं आएगा, क्योंकि आप सब कुछ मीटर में लोगे, MKS में लोगे, या फिर आप सारी यूनिट को CGS में लोगे, तो जो प्रेशर आएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बट इट विल नॉट कम इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आर यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, तो अब जरा समझिए ध्यान से, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसको हमें kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁻³ कर लिया। बताओ ml को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता था बेटा, 10⁻6 ml होता था, याद करो, ठीक है। तो बताओ 1 ml में कितना हो जाएगा, हाँ 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होगा। तो इनको जब आप सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 10⁻³ आएगा। तो ये वैल्यू से आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो डेंसिटी है ना, ये किस में हो जाएगी, 6.8 kg पर मीटर क्यूब। किस में हो जाएगी बेटा, 6.8 kg पर मीटर क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बस इसको आप करो 6 पॉइंट, बस चलते चलो, देखते चलो, ये किस में हो गई, kg पर मीटर क्यूब में, ये डेंसिटी हो गई। ये भी MKS है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर ना। ये किस में होती है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पक्का। अब ये जो 30 है ये किस में है, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 30 अपॉन कितना, 100। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं, चलो समझ जाओगे, ये किस में हो गया, मीटर में हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब जो वैल्यू आएगी प्रेशर की वो आपकी करेक्ट आएगी, है ना। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड यहाँ से आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, देखो ये 0.3 आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 10⁴। तो यहाँ ले लो 0.68, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर दूँ, 0.68 इंटू 10⁻, कितना बेटा, 5, ये 4 है ना, यहाँ से भी ले लिया 0.68, 5 आ गया, यहाँ 0.3 है ना।
तो 68 इंटू 3 224 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.66 मल्टीप्लाई बाई कितना 0.3 कितना हो जाएगा 0.224, ये आएगा शायद 204, ठीक है 0.204। हाँ तो यहाँ पी लिक्विड जो आया है वो कितना आया है 0.204 इंटू 10 टू द पावर कितना 5। बताओ ये यूनिट क्या आई है इसकी एटीएम में, ना 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 ना, ये सारे के सारे एमकेएस यूनिट है बच्चों। कौन सा यूनिट है, एमकेएस, देख रहे हैं सभी को, एमकेएस यूनिट है, इसलिए जो इसका यूनिट आया है वो किस में आया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। बस आप देखते चलो क्या क्या कहानियाँ हो रही हैं, ठीक है, आपको क्या क्या झेलना पड़ रहा है। बस मर्क्यूरी को अगर मैं लिक्विड से रिप्लेस कर दूं तो बस देखते चलिए आप, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको ये तो मिल गया है, किस में मिला है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। लेकिन अब आप यहाँ क्या लिखने वाले हो, सर 76 लिखने वाला हूँ, तो भी तबाही मच जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर 1 ATM की वैल्यू 76 तब आप लिखते थे जब यहाँ पर भी क्या होता था, सेंटीमीटर होता था। लेकिन यहाँ पर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इस 1 ATM को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल भी कहते हो। तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने माना है कितना, 1 ATM, हमेशा 1 ATM लेते हैं, लेकिन 1 ATM में 76 सेंटीमीटर अभी तक यूज करते थे। कब यूज करते थे, जब हमारा प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी किस में रहता था, सेंटीमीटर में। लेकिन अब हमारा जो प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो यहाँ पर किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। दैट्स वाई वी हैव टू कन्वर्ट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 ATM इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ 1 ATM में कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, वो हमने बात कर रखी है, कितना, हाँ 1 देखते चलिए 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5, ये किस में आ गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.204 इंटू 10 टू द पावर, ये भी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनको ऐड कर दोगे, क्योंकि आसानी से ऐड हो सकते हैं ये, क्योंकि ये पावर्स क्या है आपस में सेम है, तो इनको आप ऐड कर लोगे, वो आप कर लोगे। इससे आप क्या निकाल लोगे बेटा, प्रेशर ऑफ गैस निकाल लोगे। किस में निकलेगा, जो प्रेशर ऑफ गैस आप निकालोगे वो किस यूनिट में निकलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही निकलेगा ना, अरे बोलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकलेगा ना, देख लीजिए, ठीक है, हमने फॉर्मूला यही लगाया है अल्टीमेटली, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करी है हमने, ठीक है। बताइए आपका जो प्रेशर आएगा वो फाइनली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आएगा। लेकिन बेटा जो प्रेशर एग्जाम में पूछा जाता है वो 99% केसेस में क्या पूछा जाता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg में पूछा जाता है, समझ रहे हो। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो या फिर इसको पास्कल भी कह सकते हो, उनमें कभी भी प्रेशर आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर ऑप्शन में है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं है, वो किस में है, पास्कल में भी नहीं है। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो क्या होता है, सेम ही होता है। आपका जो ऑप्शन है प्रेशर का, गैस का प्रेशर का, वो सेंटीमीटर ऑफ Hg में है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इतना मुश्किल से आपने कैलकुलेट किया है, अब इस कैलकुलेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर ऑफ Hg में। तो अब आप क्या करोगे, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पहले तो ATM में चेंज करोगे। ATM में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को किससे, 1.01325 इंटू 10 टू द पावर कितना 5, इससे डिवाइड करोगे तब जाकर ATM में चेंज होगा। अब ATM से किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर ऑफ Hg में। बात समझ में आ रही, तो फिर क्या करोगे, उस वैल्यू को 76 से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, क्या राहें आसान हैं आपकी, बड़ी कठिन डगर है, बट चलना संभल संभल के, कहते हैं ना वो, डगर तो बड़ी कठिन है, राहें बहुत लंबी है, लेकिन चलना है बहुत संभल संभल के। तो देखो ये एक लंबा मेथड है, करने को तो आप कर सकते हो, है ना, जो बुक्स वगैरह में आपको दिया रहता है ना बेटा, वो इसी मेथड से होता है, और आप उनको छोड़ दिया करते हो और ये कहते हो अरे बाप रे ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, लेंदी मेथड है, बहुत ही ज़्यादा लंबा मेथड है, ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन तो कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत अच्छे लेवल के सवालों में आ जाते हैं,
और हर एग्ज़ाम का एक टारगेट होता है, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना। इजी का जो एरिया है वो 40% रहता है, 40% आपको कैसा है, इजी रहेगा, है ना। बाकी का अगर मैं बात करूँ नीट का तो 35 से 40% आपको इजी ही मिलता है आज तक जो बात करें केमिस्ट्री की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नियर अबाउट 40% से 45% मीडियम रहता है। बाकी का जो 20% के आसपास का जो अप्रॉक्सीमेशन है या 25% का, वो आपका कैसा रहता है, टफ रहता है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, लेकिन हाँ उन लेवल से क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल है। लेकिन जो बच्चे डिफ़िकल्ट मोड वाला मामला है उसी में क्या होता है, आपको टेस्टिंग की जाती है, क्लियर है। तो टाइम वही 1 मिनट, इजी क्वेश्चन को भी करने के लिए 1 मिनट आपको मिलता है, टफ क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको 1 मिनट मिलता है। लेकिन 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 आप क्या करते हो, उसी टफ वाले पोर्शन में स्टक कर जाते हो। इस वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इस वजह से आपके फिजिक्स छूट जाते हैं, ठीक है। अगर आपने बायो को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया तो बायो भी अल्टीमेटली क्या है, आपको भी पता है नीट के मेरिट कितनी हाई जाते हैं। इस वजह से आप काफ़ी डिसेंट मार्क्स लाने के चक्कर में आपके मार्क्स बहुत ही पुअर आ जाते हैं और आप डिज़र्व करते हो अच्छे कैंडिडेट, आप एक डिज़र्व करते हो अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ डैट यू विल बी इन रेड जोन, आप रेड जोन में आ जाते हो, है ना। ग्रीन जोन में आप नहीं जा पाते बेटा। रीज़न हमारा वही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस में फंस जाते हैं, हम कहीं ना कहीं उन अप्रोच को नहीं पकड़ पाते जिन अप्रोच से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, आसानी से सॉल्व होता है। इसलिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो है समझाया है ना। और ये देख लीजिए कितना लंबा है, कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं यहाँ पे। तो अब इनको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपको, है ना, अगला एक बढ़िया तरीका दिखाता हूँ। वो शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है। जब भी बैरोमीटर में कभी लिक्विड आ जाए, कोई भी लिक्विड आ जाए, बट Hg न रहे, मर्क्यूरी रहेगा तब तो पहले की तरह करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब भी आपका मर्क्यूरी की जगह पर कोई भी लिक्विड आ जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं अब जो बताऊंगा इसके आगे वही तरीका उठा के चिपका देना है। यू विल गेट योर आंसर क्विकली। देखना इतने लंबे तरीके से आपको नहीं करना पड़ेगा, फिर बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसको कॉपी कर लें और एक बार मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को फिर से 1-2 बार आप इसको सुने, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ लेक्चर्स में, क्योंकि आपके हाथ में रिमोट है बेटा, कंट्रोल है, आप आगे भी बढ़ सकते हो, पीछे भी बढ़ सकते हो। तो एक बार आप प्रीव्यू जाकर इस चीज़ को फिर से आप सुन लीजिए, है ना, ठीक है, क्लियर ना। उसके बाद आप इस शॉर्टकट को देखिए जो मैं इसके आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो, शॉर्टकट नहीं है, एक बेसिकली एक तरीका है, ठीक है, जो नॉर्मली बुक्स में नहीं दिए रहते हैं, क्लियर ना, ठीक है। बुक्स में तो ऐसे ही तरीका आपको दिए रहेंगे, इनको पढ़ने के बाद बेटा आपको बुखार आएगा, कुछ नहीं आएगा, बुखार आ जाएगा आपको, ठीक है। और आप 2 चीज़ें होंगे, या तो मोरल डाउन करके बैठ जाओगे इसको करेंगे नहीं, या तो आप कहोगे अरे मैं करके दिखाऊंगा, और वही सोच के जाओगे एग्जाम में करोगे, ऑब्वियसली बात है टाइम जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कॉपी कर लें, फिर इसके आगे मैं अपना अगला सॉल्यूशन दिखाता हूँ, इसका अगला मेथड। सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो बस अब हम बात करने वाले हैं एक अगला मेथड, ठीक है। अब ज़रा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यही मेथड एडवाइजेबल भी है, यही मेथड हम एडवाइस भी कर रहे हैं आपको, इसी मेथड का आप यूज़ करेंगे कभी भी ऐसा कोई सिनेरियो आपको आता है तो। देखो होगा क्या इस मेथड में कि जो भी लिक्विड है ना, अगर आप सोचो इस लिक्विड की जगह मर्क्यूरी आ गया होता तो तब तो टेंशन ही खत्म, तब तो यहाँ पर आप 76 लिखते, क्योंकि ये मर्क्यूरी भी आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मर्क्यूरी में क्या होता है, जो भी हाइट होती है वही उसकी प्रेशर हो जाती है, तो 76 + 30 बस ऐड कर देते, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर मर्क्यूरी नहीं है, तो क्या दिक्कत है, मर्क्यूरी नहीं है, आप इस लिक्विड को मर्क्यूरी को मान लो। क्या होता है इस केस में, क्या आपको ध्यान रखना है, ये केस क्या कहता है बेटा कि जो भी लिक्विड है आप उनको रिप्लेस कर दो, किससे, मर्क्यूरी से। उसको क्या है, उसको रिप्लेस कर दो, किससे, मर्क्यूरी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर लिक्विड इनटू मर्क्यूरी। तो क्या होगा ज़रा देखें आप, जब आप लिक्विड को मर्क्यूरी से रिप्लेस कर दोगे तो फिर क्या होगा कि प्रेशर ऑफ जो लिक्विड है उसको हमने रिप्लेस कर दिया, किससे, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी से। दिख रहा है आपको, बस इतना ही करना है, ठीक है। देख लो, ध्यान से देख लो। अब बस प्रेशर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, DGH, यानी कि डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g इंटू हाइट।
तो ये क्या हो जाएगा, डी लिक्विड दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई जी, जी तो हमेशा सेम रहेगा, इनटू हाइट ऑफ क्या, लिक्विड, है ना, इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ एच जी का हो जाएगा, हाँ, डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ क्या, डेंसिटी, सॉरी हाइट ऑफ एच जी बोले, ठीक है। अब जी और जी तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया क्योंकि जी की वैल्यू तो चेंज होती नहीं बेटा, जी और जी ऐसे ही हटा दो साइड में, है ना। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है पहले वो डिसाइड करो। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, हाइट ऑफ एच जी, है ना, हाइट ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो हाइट, क्योंकि अपने को लिक्विड की हाइट तो दी है ना 30 सेंटीमीटर, तो बस लिक्विड की डेंसिटी भी दी हुई है 6.8। तो देखो अपने पास एक फॉर्मूला है क्या, हाइट ऑफ एच जी, देख लो ध्यान से, यही करना है। हाइट ऑफ एच जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई क्या, हाइट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एच जी। दैट इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमको यूज करना है। और इससे हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। एक बार मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट आई है, आ गई, तो बस आप लिक्विड की जगह क्या लिख सकते हो, मर्क्यूरी की हाइट लिख सकते हो, बस खत्म, क्योंकि आपने लिक्विड को रिप्लेस कर दिया है ना मर्क्यूरी से, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं क्या, हाइट, निकालो हाइट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 6.8, हाइट ऑफ लिक्विड कितना है 30 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको मैं बता चुका हूं, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी याद रखना कितना होता है, हाँ 13.6। अब बताओ ये जो 13.6 किस में होता है, ग्राम पर एमएल में होता है। ये डेंसिटी भी आपको किस में दी हुई है, ग्राम पर एमएल में दी हुई है। तो ग्राम पर एमएल क्या हो गया, कैंसिल, बाकी बचा क्या, सेंटीमीटर। तो बस इनको आप सॉल्व कर लो, कुछ भी आपको झंझट नहीं है। देखो ये कितना गया 2, और 2 से 30 को कैंसिल करोगे तो यहाँ से बेटा आपको मिल गया क्या, हाइट ऑफ मर्क्यूरी, एच ऑफ मर्क्यूरी मतलब हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितना, 15 सेंटीमीटर। तो एक बारी आपका क्या है, हाइट आ गया, तब तो टेंशन ही खत्म, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो ये तो 76 हो जाएगा। अब प्रेशर ऑफ लिक्विड की जगह आप क्या लिखे हो अभी यहाँ पे, ये तो PATM ही रहेगा, बट अभी प्रेशर ऑफ लिक्विड को आपने रिप्लेस किया है किससे, प्रेशर ऑफ HG से। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ HG लिख सकते हो। तो बस ये आपका 76, HG का जो प्रेशर होता है वो उसकी हाइट होती है, आपने उसकी हाइट को कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया, देखो कितना आ जाएगा बेटा, 91 सेंटीमीटर ऑफ HG। देख लो, आप उतने लंबे मेथड से करोगे तब भी यही आंसर आएगा, और इस मेथड से करोगे ना तब भी यही आंसर आएगा। अब आप समझदार हो, बताओ कौन सा मेथड यूज़ करोगे, ऑब्वियसली बात है यही यूज़ करोगे। तो बस आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या निकाल लो, मर्क्यूरी की हाइट निकाल लो। एक बार मर्क्यूरी की हाइट मिल गई तो बस उस प्रेशर की जगह क्या करो, आप उस मर्क्यूरी को प्रेशर को पुट कर सकते हो। बाकी ये प्लस माइनस जो होगा वो तो आपको बताया हूँ, वर्टिकली अपवर्ड रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव, अगर यही वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बताओ कर लोगे, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है, क्लियर ना। हाँ, अगर ये kg पर मीटर क्यूब होता है तो इसको ग्राम पर ml में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि kg पर मीटर क्यूब होता है तो फिर यहाँ ग्राम पर ml होना चाहिए, क्योंकि नीचे क्या है, ग्राम पर ml में है, ठीक है। वो तो आप कर लोगे, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बताओ आसान है, देख रहे हो कितना, इसमें कोई झंझट नहीं है यूनिट का कन्वर्जन, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब भी यूनिट वगैरह कन्वर्जन होता है तो उसमें टाइम जाता है, अपना सोचना पड़ता है यार इसको इसमें कन्वर्ट करो, क्योंकि मैं भी एक पहले स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। कोई भी कितना भी तेज हो, कोई भी कितना दिमाग वाला हो, लेकिन एक टाइम पर ऐसा होता है जब भी कन्वर्जन हो, जब भी कैलकुलेशन हो, बेटा कैलकुलेटर तो कोई भी नहीं हो सकता, तो एक टाइम पर कैसा है कि उसको सोचना पड़ता है कि हाँ यार इसको ऐसे कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि देखो लास्ट में जो आंसर आने वाला है उसकी एक्यूरेसी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने प्रीवियसली जो मैनिपुलेशंस हैं, जो कैलकुलेशन है, आप उसको कितनी सफाई से किए हो, उसको कितने अच्छे से किए हो ताकि गलत ना हो। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहते हो कि हाँ अच्छे से कैलकुलेशन करें ताकि लास्ट में आंसर ना गलत हो, क्योंकि मैथ्स की यही सबसे गलत बात है, छोटा सा कैलकुलेशन भी क्या कर देता है, लास्ट का आंसर को ख़राब कर देता है, ठीक है। पूरा मेहनत में क्या हो गया, पानी फिर गया, फिर बाद में वही करते हो आप, कट क्रॉस, ठीक है। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा, कभी ऐसा है तो आप इसी मेथड पर जाएँ, ठीक है। चले कॉपी कर लेते हैं,
फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब इस तरह से क्या है, मैं समझ गया बैरोमीटर के जो क्वेश्चन है वो यहीं तक आएंगे बेटा, ठीक है, यहाँ तक भी रेयर हैं लेकिन आ गए तो फिर इस तरह से कर लेना। अब भाई इसके आगे बात करने वाले हैं हम क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या बात करेंगे, हाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि गैसेस के जो काइनेटिक थ्योरी है यानी कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं, है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सभी में होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं, लेकिन सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने कॉम्पैक्ट होते हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो मानकर चलते हैं, नेग्लिजिबल है उनका, लेकिन फिर भी उनका हम काइनेटिक एनर्जी होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, क्लियर ना। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स वो बीच में होती है, लेकिन जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि उनका एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है, ज़्यादा है, उनके मॉलिक्यूल के भागने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो खूब ज़्यादा होता है, जिसके वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्लियर ना। ये चीज़ मैंने बात कर चुका हूँ मैं शुरू में ही, जब मैं सॉलिड लिक्विड गैस का क्या कर रहा था, डिफरेंशिएशन कर रहा था, ठीक है। तो बस कॉपी करें। अब हम आते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम सीखने की कोशिश करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है जब भी गैस कोलाइड करते हैं। अभी फिर से वही चीज़ आ गया है, कोलिजन थ्योरी, ठीक है। चलो आपने इसको फिजिक्स में पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, गैसेस को नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे आगे, सेम चीज़ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा फिजिक्स की चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पे, यहाँ पर थोड़ा केमिस्ट्री की चीज़ मैं लाऊंगा, बस इतना ही फ़र्क है बेटा, ठीक है। चलो कॉपी करो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखें, कुछ पोस्टुलेट्स हमारे पास हैं, जैसे कुछ पोस्टुलेट समझते हो ना, कुछ थ्योरीज हैं हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो फिक्स हैं, उनको अपन कहीं भी पढ़ेंगे किसी भी बुक्स में वो सभी सेम मिलेंगी, है ना, इसलिए आपके सामने मैंने पेश कर दिया। तो देखो हमारे कुछ मेन पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं। पहला जो पोस्टुलेट है उसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, कि जो गैसेस होते हैं बेटा वो हमारे कैसे बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से बनते हैं। वो जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, यानी कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं से क्या होता है, हमारे गैसेस का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिंगल गैस आर आइडेंटिकल इन साइज एंड शेप, ठीक है, एज वेल एज इन मास, यानी कि किसी भी सिंगल गैस का, मान लो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, साइज में भी, शेप में भी होंगे, और उनका जो मास है उनमें भी क्या होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। ऐसा नहीं है एक मॉलिक्यूल का मास अलग है दूसरा मॉलिक्यूल का मास अलग है, तो ऐसा नहीं है, सिंगल गैस में साइज, शेप और मास क्या है, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल का शेप, साइज और मास है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मास के बराबर होगा, है ना, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के मास के बराबर, ऐसा नहीं है। दूसरा गैस अगर है तो उस मॉलिक्यूल का जो शेप, साइज और मास है वो पहले वाले से क्या होगा, डिफरेंट होगा। हाँ उनका जो मॉलिक्यूल का मास होगा वो उनके हिसाब से क्या होगा, उनके लिए सही होगा, ठीक है। तो सिंगल गैस के लिए क्या है, अगर सिंगल गैस है तो उनका शेप, साइज और फिर क्या, मास, सभी के सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। लेकिन उनका जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाले गैस के मॉलिक्यूल से क्या होगा, डिफर होगा। बात समझ में आ रही, उनके शेप वगैरह से, ठीक है। मतलब अपने में तो क्या है, सब कुछ सेम है, लेकिन दूसरे वाले से कंपेयर करोगे तो फिर ऑब्वियसली बात है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं। थर्ड वाला हमारा पोस्टुलेट क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। आपको पता है अगर ये हमारा जो मार्कर है ना बेटा, ये मार्कर सभी दिख रहा है, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाएगा, गिरेगा, देखो गिर गया। इसका मतलब क्या है, इसका जो मास है वो एक सिग्निफिकेंट मास है, ठीक है, जिसके वजह से ग्रेविटी जो है अपनी ओर इसको खींच ले रही है। मज़ा आ रहा है थोड़ा गिराने में इसको, है ना, खेल थोड़ा हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि इसका एक क्या है, सिग्निफिकेंट मास है। मास सिग्निफिकेंट होने की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या करेगा, अपनी ओर इसको खींचेगा, ठीक है, पुल करेगा, तो ये गिर जा रहा है। लेकिन देखो गिर गया अल्टीमेटली, ठीक है। 1 सेकेंड ज़रा रुको, माइक को मैं लगा दूं, ठीक है। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं कि उनका जो मास होता है ना बेटा वो नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी कि जो गैस के मास हैं,
गैस के मॉलिक्यूल के जो मास हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनकी वजह से क्या है, वो ग्रेविटी उन पर कुछ नहीं प्रभाव डाल पाता है, यानी कि वो कभी भी नीचे नहीं गिरते, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, है ना, उन पर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता, वो इतने छोटे होते हैं। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट रेस्ट। ध्यान रखिएगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेस्ट में नहीं हो सकते, क्योंकि अभी बताया आपको कि उनका जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से वो हमेशा ही ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे कभी भी। ठीक है, लेकिन ऊपर भी वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहेंगे, रुकेंगे नहीं, वो हमेशा घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक है, वो सरफेस पर तो कभी नहीं आएंगे, ग्रेविटी नहीं है उन पर, कोई ग्रेविटी का असर नहीं है, इफेक्ट नहीं है, इस वजह से वो सरफेस पर तो नहीं आएंगे, लेकिन सरफेस के ऊपर यानी कि अबव द सरफेस भी क्या होंगे, वो रेस्ट में नहीं रहेंगे, वो मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो बट पजेस रैपिड रैंडम मोशन, है ना, रैपिड रैंडम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिड रैंडम मोशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और वो भी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन भागेंगे, रैपिड रैंडम मोशन करेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर्कुलर नहीं करेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह हर डायरेक्शन में क्या करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के वो मोशन करते हैं, ऐसा ये पोस्टुलेट कहता है। फिफ्थ हमारा जो पोस्टुलेट है बेटा वो ये कहता है ड्यूरिंग देयर मोशन, जब भी गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, है ना, ठीक है, तब क्या होगा, हमारा अगर कंटेनर क्लोज्ड है, अगर ओपन कंटेनर है तब तो भाग जाएंगे एटमॉस्फेयर में, लेकिन जब हमारा कंटेनर क्लोज्ड है उस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारे कंटेनर का वॉल है, अब ज़रा एक चीज़ और समझिए कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैपिड रैंडम मोशन तो करते हैं, बट बेटा इतना तेज वो भागते नहीं हैं कि इस दीवार को पार करके निकल जाएं, इतना भी तेज उनकी स्पीड नहीं होती। हाँ मानता हूँ उनकी स्पीड क्या होती है, सॉलिड लिक्विड के कंपेयर में ज़्यादा होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, बट उतना भी ज़्यादा नहीं होती है कि किसी वॉल को क्या कर दे वो पेनिट्रेट करके निकल जाएं। समझ आ रहा है? ठीक है, इसलिए क्या होता है जब भी हमारे पास क्लोज कंटेनर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस वॉल पर क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, उस वॉल पर कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके क्या होता है ना, जैसे जैसे कोलाइड करते हैं, एंड दिस कोलिजन आर कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि ये जो कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक है। व्हाट डू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक? आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको फिजिक्स में, कोलिजन, है ना, आप लोगों ने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन में नॉन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा होगा। तो दोनों में क्या सिखाया जाता है आपको? इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है ना, क्लियर ना, यानी कि बिफोर और आफ्टर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। क्योंकि रेट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स। रेट ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हो, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, एक फोर्स होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक बॉल है ना, बॉल है, बॉल समझते हो ना, मेरे पास एक बॉल है, मैं उसको दीवार पर फेंकता हूँ, है ना, तो दीवार पर मैंने जिस स्पीड से फेंका उसको, क्या उसी स्पीड से मेरे पास आएगा? नहीं, है ना, मैंने स्पीड से तो फेंका बहुत तेज, लेकिन उतने तेज नहीं आएगा, ठीक है, उससे थोड़ा स्लो स्पीड से आएगा। ऐसा लगता है कि उसका जो एनर्जी है वो लॉस हो गया कहीं। दैट इज मीन नॉन इलास्टिक कोलिजन, उसको हम नॉन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। लेकिन अगर सोचो कि अगर हम कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंक रहे हैं दीवार पर और वो उसी स्पीड से आता है हमारे पास, ठीक है, क्लियर ना, और उसी स्पीड से आता है और आने के बाद वो रुकता नहीं है। हमने जब बॉल को फेंका तो वो आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बॉल बेटा क्या हो गया, रुक गया, है ना, बॉल का जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है, वो रेस्ट पर आ गया है। दैट इज द साइन ऑफ नॉन इलास्टिक कोलिजन। और अगर वो बॉल रेस्ट पर ना आया होता, वो ऐसे ही घूमता रहता, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक। तो वही होता है यहाँ पर कि जब भी आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो जब भी वॉल पर टकराते हैं उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वो जब भी पीछे आते हैं तो वो रेस्ट में कभी नहीं आते बेटा, वो मूव करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं। इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि उनका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्लियर ना? तो अभी ये 5 पोस्टुलेट्स हुए हमारे।
अभी हमारे पास 3 और पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है। उन 3 में बहुत से कहानियां हैं बेटा, तो इसको पहले आप कॉपी करें, फिर उन पॉस्टुलेट्स से मिलते हैं, ठीक है। जल्दी कॉपी कर लें। तो परफेक्टली इलास्टिक के आगे लिख लीजिएगा कि मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, यानी कि मोमेंटम कैसा है, कंजर्व रहेगा पहले और बाद में, ठीक है। क्लियर ना। अभी वो वाला नहीं है, देखो कैसा है कि जैसे हमने किसी को एक झापड़ मारा खींच के, है ना, अभी एक थप्पड़ खींच के मार दिया, तो हमारा जो मोमेंटम था वो कैसा था, मास इनटू, या फोर्स हमारा लग गया क्या, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या है, अगर वही उल्टा मेरे को रिएक्शन कर दे, है ना, तो फिर क्या हो गया, तो ये माइनस हो गया ना। फिर वही चीज़ होती है हमारे मोमेंटम कंजर्व का, कि अगर हमने गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए, कोलाइड हो गए वॉल में, तो जैसे ही कोलाइड हुए वो वापस आ गए, तो मतलब क्या है, जो मोमेंटम था वो वापस माइनस में आ गया, तो इसका मतलब ओवरऑल जो चेंज हुआ वो 0 का हो गया। गए तो mv से थे, मास इनटू वेलोसिटी, बाहर आ गए किससे, माइनस mv, दैट इज ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। तो दैट इट मीन परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये 7 और 8, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, डबल टिक कर देते हैं। वो क्या है अभी उसको समझाते हैं अपन आपको। तो देखो, अपन ने कहा कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं, ठीक है, पक्की बात। वो जो मॉलिक्यूल होता है वो कोलाइड करता है किससे, वॉल से, चलो ये भी समझ में आ गया। तो जब कोलाइड करता है तो एक पर्टिकुलर एरिया पर कोलाइड करता होगा, है, यानी कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बताओ क्या हो गया, हाँ, प्रेशर। तो जो गैस का प्रेशर हम बार बार कहते हैं ना बेटा, गैस का प्रेशर, वो प्रेशर हम यहीं से कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय दीज कोलिजन्स। जितना ज़्यादा कोलिजन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर ना, ठीक, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी जो प्रेशर हमारा होता था, तो देखो कोलिजन से, हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जो गैसेस हैं हमारे लिए, है ना, गैसेस का जो प्रेशर होता है वो कोलिजन से हम देखते हैं, बता चुका हूं मैं पहले भी। जो लिक्विड का जो प्रेशर है हम कैसे देखते थे, हाँ, हम उसको देखते थे कि हम लिक्विड को प्रेशर कैसे देखते थे, हम वेपर प्रेशर से रिलेट करते थे कि लिक्विड हमारा लिक्विड की जो प्रेशर है वो कहाँ से आते हैं, हाइट ऑफ द कॉलम से, है ना, लिक्विड का प्रेशर। और जो सॉलिड के लिए प्रेशर था वो कैसे देखते थे कि भाई उस सॉलिड के ऊपर क्या क्या चीज़ रखे गए हैं, उन्हीं से हम क्या करते थे, प्रेशर। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने भर दिया है, मान लो 1 लीटर का बॉटल है और उसमें मैंने आधा लीटर को भर दिया, यानी कि ½ लीटर उसमें फिल कर दिया है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि सरफेस पर प्रेशर ज़्यादा होगा कि बल्क में प्रेशर ज़्यादा होगा, थोड़ा सा इजी भाषा में बोलता हूँ कि 1 लीटर के बॉटल में आधा लीटर पानी भर दिया है, तो पानी के सरफेस पर प्रेशर ज़्यादा होगा कि पानी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, बिल्कुल पानी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पानी के सरफेस में सिर्फ एक प्रेशर होगा, वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाओगे ना तो 2 प्रेशर मिलेंगे। पहला प्रेशर कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर कौन सा होगा, हाँ, लिक्विड का प्रेशर। तो लिक्विड के जो प्रेशर होंगे वो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, वैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वो प्रेशर कम होते जाते हैं। क्लियर ना? तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी फील आ रही होगी आपको कि जब भी लिक्विड के हमारे प्रेशर होते हैं वो पानी के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वो प्रेशर कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर आप जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे कौन सा प्रेशर एक्ट करने लगेगा, कौन सा प्रेशर डोमिनेट होने लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ रही है? इसीलिए लिक्विड के जो ज़्यादा प्रेशर आप कैलकुलेट करोगे वो आपको लिक्विड के अंदर ही मिलेंगे। आप जैसे जैसे लिक्विड के बाहर जाओगे, जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ मूव करोगे, वहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है लिक्विड की वो कम होती चली जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको क्या है, ज़्यादा होती चली जाएगी। उसी तरह लिक्विड के अंदर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपकी थोड़ी कम होती है ना। लिक्विड की प्रेशर थोड़ी ज़्यादा होती है बट रहती ज़रूर है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो ओवरऑल प्रेशर है वो लिक्विड के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहता है और साथ में लिक्विड का भी प्रेशर रहता है। ठीक। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस सैंपल डिपेंड्स ओनली अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी गैस का सैंपल है हमारे पास, जो भी कंटेनर के अंदर गैसेज हैं, उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर,
टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर ना, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो टेम्परेचर बढ़ाते हो उससे क्या होगी, कोलिजन बढ़ता है। कोलिजन जब बढ़ता है तो फिर क्या होता है ना, ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर जब होगा तो आप कभी भी देखोगे ना इस चीज़ में कि किसी भी चीज़ को आप एग्जांपल देखो कि आपने देखा ना कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चींटियां रहती हैं किसी एक जगह पर, है ना, पर्टिकुलर जगह पे। एकाएक अगर मान लो वहाँ गर्मी ज़्यादा होने लगी उस पर्टिकुलर एरिया में, तो देखो ना चींटियां भागने लगती हैं। तो उसी तरह से होता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ने की वजह से क्या होता है, कोलिजन फास्ट हो जाता है। क्लियर ना, ठीक है। अब ठीक है, लेकिन ये तब है जब हमारा सिस्टम कैसा है, आइडियल है। अभी आता हूं मैं उस पर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि मेरे पास एक कंटेनर है 10 लीटर, कितने लीटर का कंटेनर है, 10 लीटर्स का, उसके अंदर हमने 2 ग्राम का गैस भर दिया है। कितने ग्राम का, 2 ग्राम का। कंटेनर तो है 10 लीटर का, लेकिन उसके अंदर हमने 2 ग्राम के गैस को डाला है। तो अब हमारा जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो होगा 10 लीटर बेटा। क्या होगा, पूरा का पूरा 10 लीटर। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने ही लिखा है आपको कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नथिंग, इट इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यानी कि जो भी कंटेनर के वॉल्यूम होंगे वही गैस के वॉल्यूम भी हो जाएंगे। लेकिन ये कब, जब हमने गैस के वॉल्यूम को क्या किया, नेग्लिजिबल किया। सही तरीका तो बेटा ये होता कि हम कंटेनर के वॉल्यूम में से गैस का वॉल्यूम, क्योंकि गैस कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा ना, क्योंकि 2 ग्राम का गैस है, उसके कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होंगे, भले ही कम हो बट कुछ ना कुछ तो होंगे। हमने उसको नेग्लिजिबल कर दिया है, तभी तो हमारा वॉल्यूम 10 लीटर आया है। तो अगर हम उसको नेग्लिजिबल ना करें, सही तरीका तो यही है कि जो गैस का जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें से गैस का वॉल्यूम क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। तभी जाकर हमें पता चलेगा वॉल्यूम ऑफ द टोटल कंटेनर व्हेनेवर वी इंसर्ट या फिर व्हेनेवर वी ऐड 2 ग्राम ऑफ द गैस, या जितने भी ग्राम गैस को हम ऐड करें। तरीका तो ये है, लेकिन हमने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ द गैस को क्या किया है, नेग्लिजिबल। ये हम तब करते हैं जब हम गैस को क्या मान लेते हैं, आइडियल। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें रियल गैस में आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, रियल गैस में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं। यानी कि गैस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं होता है। आपको टोटल कंटेनर में से आपको उस गैस का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आइडियल गैस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हम उनके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर लेते हैं। लेकिन जो रियल गैसेस होते हैं, है ना, जो भी रियल गैसेस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, वो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं। इस वजह से हमें उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसको अकाउंट में लेना पड़ता है। क्लियर ना? तो रियल गैस जब भी आएगा तब आपको कंटेनर के वॉल्यूम में से आपके गैस का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर ना? ठीक है, तो ये जो लास्ट के जो 2 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, क्लियर ना, ये रियल गैस के लिए वैलिड नहीं होंगे बेटा, बाकी सभी रियल गैस के लिए वैलिड होंगे। तो ये जितने आपने लिखे हैं ना 8 पोस्टुलेट्स, ये सभी आइडियल गैस के लिए वैलिड होंगे, लेकिन लास्ट के जो 2 हैं, ठीक है, क्लियर ना, ये सभी गैस के लिए वैलिड है, मतलब आइडियल भी और रियल। चलो लिख लेते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए आप कि above all postulates are valid for ideal gases। ठीक है, ठीक है, आइडियल गैसेस, ठीक है, बट फॉर रियल गैसेस लास्ट 2 postulates आर नॉट वैलिड। ठीक है, क्लियर ना? तो जो आइडियल गैस के लिए हैं, ये सभी के सभी 8 पोस्टुलेट्स आइडियल गैस के लिए ही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल गैस की, तो ये जो लास्ट पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, क्लियर ना, वो रियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है, ठीक है, तो अभी ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है पूरा का पूरा। क्लियर ना? तो रियल गैस हो चाहे आइडियल गैस हो, सभी पोस्टुलेट्स वैलिड है, लेकिन लास्ट के 2 को छोड़ दो। लास्ट का जो 2 पोस्टुलेट्स है ये रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है, ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है। ठीक है,
पास ऑन में आ गई, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। फिर अपन इसके आगे बात करेंगे क्या, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैस, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, काइनेटिक इक्वेशन होता है हमारा एक कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम कैलकुलेट करते हैं, उसका एक काइनेटिक इक्वेशन होता है जहाँ पर अपने को रिलेशन देखने को मिलता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, ठीक है। अभी आप सारा चीज़ पढ़ोगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, क्लियर ना। आप यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी पढ़ोगे, जो कि ये कांस्टेंट है, जैसे आप गैस कांस्टेंट पढ़ते हो ना कैपिटल और, वैसे ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी होता है, क्लियर ना। तो अभी आगे हम आपको डेरिवेशन भी बताएंगे, जो भी गैस लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, गैलोसिक्स लॉ, ये सारे के सारे जो डेराइव हुए हैं, अभी तो मैंने आपको याद करा दिया है कि जब बॉयल्स लॉ होगा तो उस समय क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब भी चार्ल्स लॉ होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो अभी तो याद करा दिया है बेटा ना अभी आपको, बट ये एग्जैक्टली आए कहाँ से, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये ऐसे ही नहीं आ गए, ये आपको यहीं से मिलेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो हम डेरिवेशन निकालेंगे ना, ठीक है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकालेंगे, हम वहाँ से आपको डेराइव करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमने जो आपको लॉस पढ़ाए हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली यहीं से आए हैं उठ के। तो अभी हमने पढ़ा तो उसको पहले ही दिया है, लेकिन शुरुआत में इन्हीं तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही क्या किए हैं, उन लॉस को हमने डराइव किए हैं। मतलब हमने नहीं किया बेटा, है ना, बॉयल्स ने किया है, चार्ल्स ने किया है, ठीक है। हम तो क्या है, एकमात्र एक उनके कह सकते हैं, उनके डायरेक्ट उनके उसको क्या बोलते हैं कि मतलब एक मैसेंजर हैं, उनको हम आगे लेकर जा रहे हैं, सब कुछ देने वाले तो वही हैं अपने, है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन इसके आगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इसको आज यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। तो चलो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे और सीखेंगे वो सारे के सारे कंसेप्ट। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। तो मिलेंगे अपन अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।